हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट नीलिमा खरडे एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एट पुणे। जैसे कि हमने तय किया है इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेटिव लीगल इश्यूज पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस इन कोविड-19। तो हम जानते हैं कि कोविड-19 का ये जो वर्ल्ड वाइड डिजास्टर है और उसमें भी लॉकडाउन का ये जो सो कॉल्ड सेफ कंपोनेंट है, उसमें भी आज महिलाओं के लिए एक बहुत ही बर्निंग इशू जिसे हम सोशल पेंडेमिक कह सकते हैं वो उभर कर आ रहा है, और वो है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब उन पर होने वाले कौटुंबिक हिंसाचार। तो उसी बैकग्राउंड में आज हम भारत में कौटुंबिक हिंसाचार के क्या कानून है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और उसी के संबंधी कुछ स्टैटिस्टिक्स और बाकी के देशों में इसे कॉम्बैट करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाए गए हैं, हमारे देश में क्या रेमेडीज बनाए गए हैं, इसमें आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो क्या है डोमेस्टिक वायलेंस? तो अभी इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये कानून अभी अस्तित्व में है। इस कानून के तहत कौटुंबिक हिंसाचार में सिर्फ शारीरिक मारपीट नहीं आती, तो इसमें वर्बल अब्यूज भी आता है, मतलब शाब्दिक हिंसा आती है, इकोनॉमिक अब्यूज आता है, मतलब आर्थिक या दहेज से रिलेटेड आता है, साइकोलॉजिकल मेंटल अब्यूज आता है, मतलब मानसिक हिंसा आती है, इमोशनल अब्यूज आता है, मतलब सारे इंसल्ट्स आते हैं, और सेक्सुअल अब्यूज भी आता है। तो सारी हिंसा इसमें आती है। तो ये हिंसा कैसी होती है? ये हिंसा किसी भी महिला पर उसी घर में रहने वाले किसी भी सदस्य से हो सकती है, मतलब पति या पति के रिलेटिव से ये हो सकती है। अगर कोई नियर रिलेटिव्स भी हो और इस घर से संबंध रखते हो और इस हिंसा को वो अबेट करते हो, मतलब बढ़ावा देते हो, तो वो भी सारे लोग इस एक्ट के तहत उतने ही इस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या होता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में महिलाएं अगर ऐसी घटना घटी तो बाहर जा सकती है, रिलेटिव से हेल्प लेती है, या फिर उनको मदद करने वाले पुलिस मैकेनिज्म से हेल्प लेती है, या फिर लीगल काउंसलर के पास जाके कोर्ट से कुछ प्रोटेक्टिव ऑर्डर भी ले सकती है। लेकिन अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में वो हेल्पलेस हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें पता है अल्कोहल बहुत सारी मात्रा में महिलाओं पर होने वाले हिंसाचार के लिए जिम्मेदार है। तो जो लॉकडाउन के सिचुएशन में लैक ऑफ अल्कोहल का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को मारपीट करके निकाल रहे हैं। तो 2-3 दिन वो सहन कर लेती है, बाद में वो सोचती है कि नहीं अब मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो वो अगर बाहर जाती है तो देखती है यहाँ पे सील्ड है, वहाँ पे लॉकडाउन है, और पुलिस के पास जाते हैं तो वो भी कोविड-19 के प्रेशर में बहुत बिजी है। तो वो करे भी तो क्या करे? एक भी बात इसमें है कि जबकि लॉकडाउन के सिचुएशन में वो एक होम मेकर और केयर टेकर के रोल में है, बल्कि ऐसा होने के बावजूद भी उस पर घर के सदस्यों का सारा साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है। और यही सारे रीजंस है कि ये सिचुएशन में उन पर ये वायलेंसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ब्रूटल घटनाएं इसमें घटी, और वही देख के अलर्ट हुआ कि नहीं कुछ पॉलिसी बननी चाहिए। अगर हम घटनाएं देखें तो स्पेन में एक पति ने अपने पत्नी को बहुत ही माइनर रीजन के लिए अपने बच्चों के सामने मार डाला। वो घटना वहाँ पर अलर्ट हुई कि नहीं कुछ इसमें स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। भारत में भी ऐसी घटना घटी, जैसे कि कर्नाटका स्टेट में एक फैमिली जब क्वारंटाइन की गई थी तो पति ने अपने पत्नी को ऐसे ही बच्चों के सामने मार डाला। तो ये घटना भारत में अलर्ट हुई। तो इस पर कुछ इनिशिएटिव्स भी बनाए गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस पर खुद से कॉग्निजेंस लिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन दिया, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स दिए कि नहीं ये उपाय योजना इसमें करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का अगर हम देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी वहाँ पर एक एनजीओ ने पिटिशन की थी इसके संबंधी। तो इस पिटिशन में ऑर्डर देते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग और आप गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया और नोटिस दी कि इसमें जल्द से जल्द एक मैकेनिज्म शुरू होना चाहिए कि जो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म हो इस घटनाओं के प्रिवेंटिव एक्शन के लिए या फिर बचाव के लिए तुरंत इसमें मेजर्स किए जाएं। तो ये इनिशिएटिव्स हमने देखे। अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें और इसमें आंकड़े वितरित हुए देखें तो वो आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जैसे कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से महिलाओं के 92,000 डिस्ट्रेस कॉल मदद के लिए आए हैं। ये बहुत ही शॉकिंग है। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग का एक सर्वे देखें तो उन्होंने सर्वे किया कि लॉकडाउन के पीरियड में जेंडर बेस्ड वायलेंस दुगने बढ़ गए हैं, और इसी लॉकडाउन के पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट भी दुगनी बढ़ गए हैं। और 56% महिलाएं ऐसी हैं कि उनके पास अभी तक फ़ोन का एक्सेस नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और एक सर्वे है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कुटुंब सर्वे, वो बताता है कि 42% पुरुष अभी भी ये मानते हैं कि हम महिलाओं पर ऐसे अत्याचार करते हैं उसमें कुछ बुरा नहीं और गलत नहीं। मतलब बहुत सारे परसेंटेज है पुरुषों के जो ये मानते हैं कि हमें हक ही है या सैंक्शन है कि हम महिलाओं से कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो उनकी मानसिकता है वो बहुत ही दुर्दैवी है, और वही आज की जो घटनाएं बढ़ गई है इसके लिए रूट कॉज मानी जा रही है। इसीलिए यही सर्वे आगे जाके ये बताता है कि इंडिया की हर वो तीसरी महिला उसके पूरे लाइफ टाइम में
कुछ ना कुछ शारीरिक, मानसिक या लैंगिक हिंसाचार से पीड़ित है। ये बहुत ही दुखदायी है। और भी एक सर्वे है जो है NCRB का, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, वो बताता है कि 90% जो सेक्सुअल वायलेंस है वुमन पर होते हैं तो वो उनके पहचान के लोगों से होते हैं। मतलब इस सिचुएशन में तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये तो आंकड़े इंडिया के हैं, लेकिन लॉकडाउन के सिचुएशन में ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैकवर्ड कंट्रीज़ में ही ऐसा हो रहा है। हम जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, स्पेन है, इटली है, इन सब देशों में भी ये सब हो रहा है। मतलब सारी जगहों पे आज महिलाओं की स्थिति एक समान है और वो असुरक्षित है। इसमें और भी एक इशू आता है जो है वुमेन एम्पावरमेंट का। हम बार बार कहते हैं कि महिलाएं बहुत ही आगे गई है, ऐसा कोई फील्ड नहीं कि आज जिसमें महिला नहीं है, लेकिन ये जो महिलाओं की स्थिति अभी दिख रही है तो वो निश्चित रूप से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही धोखादायक है, अलार्मिंग है। और इसमें हम यही कह सकते हैं कि महिलाएं तो आगे बढ़ी है, लेकिन समाज की मानसिकता उस हद से आगे नहीं बढ़ी है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसमें अभी फिर से विचार मंथन होना ज़रूरी है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमने स्टैटिस्टिक्स देख लिए, अब हम देखते हैं कि बाहर के देशों में जब ये घटनाएं सामने आई तो क्या लोकल स्ट्रेटजीज बनाई गई। जैसे कि स्पेन और फ्रांस में हम जानते हैं कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पर जब ऐसी घटनाएं सामने आई तो उन्होंने क्या महिलाओं के लिए ये लॉकडाउन एग्जम्प्ट किया, मतलब उन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी। और जब भी वहाँ पे मास कोविड-19 नाम की स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई, जैसे कि अगर वो बाहर निकल के किसी भी स्टोर में जाके या फार्मेसी स्टोर में जाके मास कोविड-19 की डिमांड करती है तो वहाँ पर ही अलर्ट हो जाएगा, नहीं ये महिला पीड़ित है और इन्हें मदद की ज़रूरत है। जर्मनी में क्या किया गया कि स्पेशल शेल्टर होम उनके लिए बनाए गए कि जैसे कि वो सेफ वहाँ पे रह सके। टोरंटो इटली में क्या किया गया कि जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनको ये ऐसा ऑर्डर दिया गया कि आप किसी और जगह पे जाके रह सकते हैं, और उनको किसी और जगह पे रख दिया गया। यूके में भी क्या किया गया कि एक स्पेशल फोर्स का इसके लिए डिप्लॉय किया गया कि वो महिलाओं का इन घटनाओं में बचाव कर सके। तो ये रेमेडीज़ बाहर बनाई गई। हमारे देश में क्या रेमेडीज़ बनाई गई, तो दोस्तों ये जो रेमेडीज़ और हेल्पलाइन है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया में ऐसी घटना घटी तो तुरंत राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक 24/7 व्हाट्सएप डिस्ट्रेस नंबर जारी किया जो ऑल इंडिया लेवल पे है। और वो नंबर पे जब भी आप व्हाट्सएप अलर्ट देते हैं तो अलर्ट मिल जाता है और आपको इमीडिएट असिस्टेंस मिल जाती है। मतलब लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है और स्टेट पुलिस एक्शन है, इससे आपको तुरंत प्रोटेक्शन इसमें मिल जाता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर हमने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी कुछ हेल्पलाइन है, जैसे कि जिसे हम पुलिस कंट्रोल रूम हेल्पलाइन कहते हैं, 100 नंबर, वो भी आप डायल करके कभी भी शिकायत रजिस्टर कर सकती है या रजिस्टर कर सकती है। जैसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और एक्सक्लूसिवली जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके लिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे ये नंबर जारी किया हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन है जैसे कि जिसे हम नेशनल वुमेन हेल्पलाइन कह सकते हैं, जो एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए है, वो है 181। वो भी आप इस्तेमाल कर सकती है और अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। और दो हेल्पलाइन है जैसे कि 1091 और 1291, ये दोनों भी हेल्पलाइन महिलाओं के लिए भी है और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, तो ये दोनों भी आप यूज़ कर सकती है। हमने अल्टरनेटिव्स हेल्पलाइन दी है, यानी कि अगर लाइन्स बिजी हो तो आप इसमें से कोई भी हेल्पलाइन यूज़ करके मदद ले सकती है और सुरक्षित रह सकती है। तो हमने रेमेडीज देखी और हेल्पलाइन देखी। अब हम फिर से हमारे कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान में जाते हैं। जैसे कि अगर आप शिकायत करती है तो अगर ये घटना घट के कुछ समय हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप शिकायत नहीं कर सकती। कौटुंबिक हिंसाचार का जो ऑफेंस है, गुनाह है, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब वो लगातार चलने वाला ऑफेंस है, तो इसमें आप कभी भी शिकायत कर सकती है, ये आप जान लें। तो अगर घटना घट गई हो, कुछ समय हो रहा हो, तब भी आप ये शिकायत कर सकती है। आगे जाके अगर हम देखें तो जिस भी महिला पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो ट्रीटेड इक्वल टू इल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इल ट्रीटमेंट आता है IPC के 498A के तहत, और 498A जो है इसमें अगर पिनल एक्शन और पिनल पनिशमेंट इन्वॉल्व है तो इसमें तुरंत FIR भी रजिस्टर होता है, और 498A के तहत 3 साल के सज़ा का प्रावधान है।
और वैसे भी दोनों भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो इसमें तुरंत अरेस्ट भी हो सकती है। और अगर इसमें आपको टेंजिबल इंजरीज भी आई है तो इसमें जेल भी हो सकती है। अगर इंजरीज़ की बात हम करें तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत ही ब्रूटल एसॉल्ट महिलाओं पर होता है, तो महिलाओं पर अगर आपकी इंजरीज बहुत ही सीवियर है तो आपकी यही शिकायत आईपीसी के 324 या 326 के तहत भी रजिस्टर हो सकती है, जो फिजिकल एसॉल्ट के संबंध में है। और आगे जाके अगर वायलेंस करने वालों का इंटेंशन आपको मार डालना है तो यही आपकी कंप्लेंट सेक्शन 307 के तहत, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत भी रजिस्टर हो सकती है, जिससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जन्मठेप की सज़ा का प्रावधान है। तो ये ग्रीवियस ऑफेंस आपके फ़ोन पर भी रजिस्टर हो सकते हैं। मतलब अगर आप गूगल में आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सर्च आउट करें, उसका कॉन्टैक्ट लें और वहाँ पर आप फ़ोन करके भी शिकायत करें तो ये तुरंत स्टेशन डायरी में ऑफेंस रजिस्टर हो जाता है और वहाँ पर आपकी एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है। तो इसका आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि इस कानून के तहत महिलाओं को रेसिडेंस ऑर्डर का राइट है, मतलब पीसफुल रेसिडेंस का राइट इसमें दिया हुआ है। जबकि हमने देखा कि जर्मनी में स्पेशल शेल्टर होम बनाए गए हैं, इटली में जैसे उसी घर से वायलेंस करने वालों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सब कानून की आवश्यकता है, मतलब इस क्लॉज का इंटरप्रिटेशन ही ऐसा है कि जिस घर में महिला रह रही है उसी घर में उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना, यही है राइट टू रेसिडेंस। तो इसलिए ये इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। अगर हम लोकल एग्जाम्पल इसमें देखें तो पुणे के जो रूरल ZP है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो है उन्होंने उनके जुरिस्डिक्शन में एक कम्युनिटी हेल्प सेंटर स्टार्ट किया है, जो ऐसी शिकायतें भी लेता है, वो पीड़ित महिलाओं को सर्च आउट भी करता है और जो वायलेंस करने वाले लोग हैं उनको वो क्वारंटाइन कर रहे हैं, मतलब आइसोलेशन में रख रहे हैं। तो ये भी अभी इनिशिएटिव सही ही कहना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस महामारी के सिचुएशन में महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो मानसिक रोगी ही है, इसलिए उन्हें क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। तो ये उनका जो इनिशिएटिव बहुत ही सराहनीय है। तो और भी एक कानून के तहत एक प्रावधान है जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। अगर वायलेंस करने वाले लोग बार बार ऐसे वायलेंस करने का पॉसिबिलिटी है आप पर, तो आप उन्हीं सभी लोगों के अगेंस्ट एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो सारी महिलाओं को पता होने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें ये जो कानून है, हेल्पलाइन से रेमेडीज़ है, ये सब पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसका सही इस्तेमाल होना सबकी नैतिक जवाबदारी है। हम जानते हैं और पता है हमें कि इसमें मिसयूज़ होते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि महिलाओं पर अत्याचार हो नहीं रहे, आंकड़े भी यही बताते हैं। तो इसमें दोस्तों हम यही अपील करेंगे कि अगर कुछ दुर्व्यवहार की घटना घटी तो चुप मत बैठिए, आगे आइए, मदद लीजिए और खुद को सुरक्षित रखिए। तो हम यही कहेंगे कि स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। धन्यवाद।